हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अपना वही जो हमारा क्लास 7th का चल रहा था, चैप्टर नंबर 10। आज हम उसका करने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, तो हमने आधा चैप्टर पहले देख लिया था, अब देखने वाले हैं। हमने पढ़ लिया था किस तरह से चेंजेस आए। पहले सब कुछ मुगल एम्पायर के अंदर था, फिर छोटे छोटे जगह बंटने लगी। ठीक है, किस तरह से मुग़ल थे, उनका जो राज था वो घटने लगा। ठीक है, वो अपने उस पर पावर नहीं जमा पा रहे थे। फिर छोटे छोटे जो उनके वो थे सूबेदार थे, ये लोग क्या करने लगे, अपना पावर इकट्ठा करने लगे। फिर तीन तरह की जगहों में, तीन तरह की स्टेट में वो बंटने लगा क्या, मुग़ल साम्राज्य। एक था ओल्ड मुग़ल प्रोविंस, जो पुराने मुग़ल प्रोविंस थे, जो एक तरह से अंडर आते थे, टाई अप थे मुग़ल के साथ ही, पर काफ़ी फिर भी इंडिपेंडेंट हो चुके थे। ठीक है, आज हम वो जो दूसरे देखने वाले हैं वो है हमारे वतन जागीर। वतन मुग़ल के अंडर तो ज़रूर हैं, पर बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही क्या है, फ्री हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों को, तो आराम से वो फ्री है, अपनी चीज़ें वीज़ें करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ अगर हम साइड में देखेंगे, यहाँ पे एक वो दे रखा है कि बहुत सारे राजपूत घराने थे, राजपूत रूलर थे ऐसे, जिन्होंने मुग़ल के अंडर, और मुग़ल का मतलब बिल्कुल ऐसे उनके बिल्कुल ही सब कुछ मानने वाला उसका मान के रह गए थे। पर मेवाड़ के राजा ऐसे थे कि वो नहीं माने थे। मेवाड़ एक इकलौता राजपूत, एक ऐसा घराना था या जगह थी, एक इकलौते थे जिन्होंने क्या किया, मुग़ल की अथॉरिटी को नहीं माना, बल्कि उन्हें बहुत बार काउंटर भी किया। ठीक है, जो राणा प्रताप थे उन्होंने ले लिया था अपना मतलब ये थ्रोन ले लिया था 1572 में। ठीक है, उदयपुर और बहुत बड़ा पार्ट था उनके पास मेवाड़ का, आप राजस्थान में ये चीज़ें देख सकते हो। फिर उन्होंने कई बार मुग़लों से लोहा लिया या लड़ाई की है। ठीक है, तो उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। तो अब यहाँ पे वतन जागीर के बारे में देखेंगे। वतन जागीर ऑफ द राजपूत क्या थे, राजपूतों की वतन जागीर का मतलब क्या है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे क्या सीन है कि पर्टिकुलरली हम बात करने हैं मेनली अम्बेर और जोधपुर की। ठीक है, अम्बेर जोधपुर क्या होते थे, सर्व्ड अंडर द मुगल्स। मुगल्स के अंदर तो आते थे, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल ऑटोनॉमी थी, ढंग के फ्री रहते थे, जिन्हें हम वतन जागीर कहते हैं। बेसिकली क्या था कि इन्होंने अब अटैम्प्ट करना शुरू करा कि ये क्या करेंगे, अपने जो कंट्रोल है उसे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो उन्होंने अपने आसपास के इलाकों में, सब लोग अपने एडजेसेंट ही तो करेंगे, आसपास के इलाकों में अपने आप को बढ़ाना शुरू करा। जैसे अगर हम कहें तो अजीत सिंह कौन थे, वो जोधपुर के राजा थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, वो इन्वॉल्व भी थे मुग़ल कोर्ट की जो राजनीति चलती थी ना, गुटिया राजनीति की, कोई कहीं है कोई कहीं है, पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा रहते थे, मगर मतलब मुग़ल के साथ इतना इंटरलिंक्ड थे। ठीक है, पर देन टू वो अपने आप को बढ़ाना चाहते थे। अगर हम इस चीज़ को और देखें तो जो ये है, दीज इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज़ क्या करती थी, ये जो राजपूत फैमिलीज़ थी, ये अपनी सूबेदारी क्लेम करती थी कि हम सूबेदार हैं। जैसे किन के जगहों के, जैसे गुजरात और मालवा के। ठीक है, गुजरात और मालवा। अब तुम यहाँ पे देखोगे तो राजा अजीत सिंह कौन थे, जोधपुर के थे, और उनके पास गवर्नरशिप कहाँ की थी, गुजरात की थी। मतलब गुजरात की गवर्नरशिप भी थी। राजा तो थे ही जोधपुर के, आपको राजस्थान में मिलेगा, पास में जो उनका गुजरात है वहाँ के भी गवर्नर थे। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो सवाई राजा जय सिंह जो है वो अम्बेर के राजा थे, उनके पास गवर्नरशिप थी मालवा की। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या है, ये जो ऑफिस थे बाद में रिन्यू करवाए गए जहानदार शाह के द्वारा 1730 में। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इन इन लोगों ने भी बाद में क्या किया, अपनी जो टेरिटरी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना एक तरह से शुरू करा। एक्सटेंड दीज टेरिटरी बाय सीजिंग पोर्शन ऑफ द इम्पीरियल टेरिटरी। जो इम्पीरियल टेरिटरी है ना आसपास की नेबर कंट्रीज़ की, ठीक है, उन्होंने इकट्ठा करना धीरे धीरे शुरू करा। क्योंकि जोधपुर के घराने ने, जोधपुर वालों ने नागपुर को हरा दिया और अपने अंदर मिक्स कर लिया। और इसी के साथ यदि हम देखेंगे अम्बेर की बात करें तो अम्बेर ने जो बूंदी वाला पोर्शन था वो वाला ले लिया था, यानी कि अम्बेर के लोगों ने बूंदी वाला पोर्शन ले लिया और जोधपुर के लोगों ने नागपुर वाला पोर्शन ले लिया। तो यानी कि एक तरह से हर कोई अपनी जो पावर है उसको बढ़ाने पे काम कर रहा था इस समय। ठीक है, अब देखो सवाई राजा जयसिंह ने क्या किया, अपनी खुद की एक राजधानी बना ली जयपुर में। ठीक है, उसके बाद उन्हें आगरा की सूबेदारी भी मिल गई 1722 में। ठीक है, तो आप ये देखो कि कैसे छोटी छोटी जगहों के जो ये राजा महाराजा थे एकदम से पावरफुल होते जा रहे थे। और इसके बाद यदि आप देखोगे मराठा के प्रेशर में आके, पर मराठाज आए, मराठा ने कैंपेन किया राजस्थान पे, यानी कि राजस्थान पे आके उन्होंने धावा बोला। तो मराठा के प्रेशर में आके 1740s के बाद उस पर चेक लग गया, मतलब जो अपना ये विस्तार कर रहे थे ना उस विस्तार पर रोक लग गई, क्योंकि मराठा आ गए थे पावरफुल इन्हें रोकने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने राजपूत सरदार जो थे वो क्या करते थे, उन्होंने बहुत सारे फोर्ट बनवाए थे हिल की टॉप्स पे, यानी कि पहाड़ी की टॉप पे बनाए थे, जो सेंटर बन गए थे पावर का, वो पावर का सेंटर्स माने जाते थे। इतने ज़्यादा फोर्टिफिकेशन की वजह से ये जो मैजेस्टिक स्ट्रक्चर थे ना, ये अर्बन सेंटर्स के लिए बहुत बड़ा वो बन गए थे कि आसपास शहर बसने लगे थे, पैलेसेस, टेम्पल, ट्रेडिंग सेंटर्स, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और अदर बिल्डिंग्स। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल दे रखा है फिर उन्होंने द चित्तौड़गढ़ फोर्ट कंटेन मैनी वाटर बॉडी, चित्तौड़गढ़ के फोर्ट में बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे तालाब से लेके कुंडीज यानी कि वेल तक और बावली, बहुत सारी स्टेप वेल्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपको रानी की बावड़ी ये सब आपको बहुत देखने को मिलता है। यहाँ पे पानी इकट्ठा करा जाता था राजस्थान वाले इलाके में। अब राजा जयसिंह की ताकत के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे बात हो रही है कि भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान थे। उन्होंने लगभग आगरा के गवर्नर रहे 12 साल तक, मालवा के रहे 5 से 6 साल तक, ठीक है, और उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी उनके पास रखी थी, बहुत ज़्यादा वेल्थ था उनके पास, और उन्होंने अपने आप को जो एक्सटेंड किया वो समझ लो दिल्ली से लेके और नर्मदा के किनारों तक। मतलब पहले थोड़ा सवाई राजा जयसिंह के बारे में कि वो अम्बेर के रूलर थे। कंस्ट्रक्ट किए थे 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। कैसे कैसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन? दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में, वाराणसी में, यहाँ पे, जिसमें आप कॉमनली जंतर मंतर जानते ही हो कि हमारा जंतर मंतर बना हुआ है। इसमें एक स्केल है, ज्योमेट्री के बहुत सारे सिंबल है जो दीवारों के बने हुए हैं, और जब सन आता है तो वो कितने बज रहे हैं वो कुछ दिखाता है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस थी जो उन्होंने 5 बनवाई थी, ठीक है। और ये इनके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे जो उन्होंने हैवीली बॉडीज है इनके पत्थर से बनवाए थे वो सब इंस्ट्रूमेंट। तो ये सवाई राजा जयसिंह ही थे जिन्होंने ये काम किया था। आपका जंतर मंतर आप सबको पता है बहुत फेमस है, मेहरगढ़ है ये जोधपुर में, ठीक है, राजस्थान का एक किला है राजस्थान में। अब इसके बाद जब हमने ये देख लिया कि कौन वतन जागीर थे, राजपूत थे स्पेशली वतन जागीर, और कैसे थे वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस जिन्होंने ले ली थी, सीजिंग इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब उनमें सबसे मेन पहला नाम क्या आ रहा है? सिख का नाम आ रहा है। सिख लोग कौन थे? देखो आप चैप्टर 8 में भी ये चीज़ देख सकते हो कि द सिख कौन थे। सिख वो थे, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी थी, ठीक है, जो कि 17वीं सेंचुरी तक एक पॉलिटिकल कम्युनिटी की तरह ही फंक्शन करती है। उसके बाद क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह ने बहुत सारे बैटल्स लड़े थे अपने टाइम पे, ठीक है, बहुत सारे बैटल्स लगे। गुरु गोविंद सिंह ने किस किस के अगेंस्ट लड़े? राजपूतों के अगेंस्ट लड़े, क्योंकि राजपूत हमने अभी पढ़ा ऊपर कि राजपूत अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहते थे। और मुगल रूलर के अगेंस्ट भी लड़े, क्योंकि मुगल तो हमेशा से ही सबको अपने अंडर लेना चाहते थे। खालसा की जब स्थापना हो गई थी उससे पहले भी लड़ाई हुई थी और इसके बाद भी। अब खालसा पंथ क्या है? खालसा क्या है? मतलब एक तरह से जो सिख लोग मानते थे, ठीक है, उनको उसकी उन्होंने स्थापना करी थी खालसा पंथ की, कि अच्छा हम इस विचारधारा के लोग हैं और हम अपने आप को खालसा कहना शुरू करेंगे। तो उससे पहले उनकी डेथ के बाद, आफ्टर हिज डेथ इन 1708 में जब वो मर गए, तब क्या हुआ उसके बाद? जो मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट जो युद्ध था ना, मुगलों के अगेंस्ट जो युद्ध था वो चला बंदा बहादुर की लीडरशिप में। बंदा बहादुर ने उसे लीड किया और उन्होंने अपनी सोवर्निटी को, कि हम भाई संप्रभु हैं, हम अपना शासन खुद करते हैं और हम अपने ऊपर ही रूल करते हैं, हमारे ऊपर कोई और रूल नहीं करता। उन्होंने क्या करा? अपने कॉइन्स छपवाने शुरू कर दिए। और ये जो कॉइन्स थे किसके नाम पे थे? गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम पे, उन्हीं की तरह के कुछ सिक्के थे। उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ इस्टेब्लिश किया? सतलुज और जमुना के बीच में। सतलुज कहाँ पे आएगा? आपको पंजाब के ऊपर की साइड मिल जाएगा और वो पाकिस्तान तक जाएगा। पहले तो वो भी हमारा हिस्सा था तो वहाँ तक भी जाती थी, ठीक है। और जमुना, उनके बीच वाला जो लैंड है, और आज का हम पंजाब मान सकते हैं, और थोड़ा सा अगर हम पाकिस्तान से जुड़ना चाहें तो लाहौर वगैरह वाला थोड़ा इलाका, पठानकोट, ये सब मतलब बॉर्डर पे, ये सारी चीज़ें हैं हमारी ऐसी कि ये सारी चीज़ें पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन था। उसके बाद क्या हुआ? बंदा बहादुर को कैप्चर कर लिया गया 1715 में, 1715 में, और उन्हें मार दिया गया 1716 में, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? सारे ग्रुप्स में अपने आप को बांट लिया, जिसमें वो अपने आप को जाट्स कहने लगे और बाद में वो सेल्स कहने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ? उनकी जो कंबाइंड फोर्स थी वो उसे ग्रैंड आर्मी कहते थे या फिर दल खालसा कहते थे, ठीक है। अब दल खालसा कहते थे। उसके बाद क्या हुआ? उनकी जो एंटायर बॉडी का मीट होता था वो अमृतसर में होता था, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बैसाखी, दिवाली, मतलब त्योहार के टाइम पे वो लोग मिलते थे, उनका एक बहुत बड़ा मीटिंग वगैरह सॉर्ट ऑफ होता था, और वहाँ पे वो कुछ डिसीजन डिक्लेयर करते थे, जिसे क्या कहा जाता था? रिजोल्यूशन ऑफ द गुरु, की मतलब गुरु मत, कि गुरु का मत क्या है, गुरु ने क्या कहा है वो चीज़। देखो एक सिस्टम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था राखी। अब राखी क्या था? कि ये कल्टिवेटर्स करेंगे, किसानों को प्रोटेक्शन देंगे यदि किसान उनके प्रोड्यूस का 20% इन लोगों को एज एन टैक्स के रूप में दे दे, ठीक है। तो फिर गोविंद सिंह का विश्वास था और खालसा पंथ इससे इंस्पायर था कि उनकी डेस्टिनी है रूल करने की, वो रूल करेंगे, राज करेगा खालसा, ठीक है। अब क्या हुआ? ये जो बिल्कुल गुठी हुई, इतनी अच्छे से बंधी हुई ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको इसने सक्सेसफुली रोका, किसको? मुगल गवर्नर्स को अपने यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। एंड इसके साथ साथ क्या हुआ? बाद में अहमद शाह अब्दाली को भी, जो हमने कहा था ना उसने लूटा था बहुत बार उसको, दिल्ली को, ठीक है, तो उन्होंने उसे भी रोका। और अपने पंजाब को, जो प्रोविंस ऑफ पंजाब थी और सरकार ऑफ सरहिंद थी, उनको बचाया इन्होंने मुगल से। यानी कि इनकी इतनी एकजुट वो थी, मतलब आर्मी थी, कि इन्होंने अहमद शाह अब्दाली से बचाया, मुगलों से बचाया, ठीक है, पहले राजपूतों से भी लड़ाई की थी। तो ये सारी चीज़ें करते थे। खालसा ने खुद को डिक्लेयर कर दिया फिर से सॉवरन, कहाँ पे? 1761 में। पहले कब किया था इन्होंने अपने आप को सॉवरन? बंदा बहादुर के रूल में,
ठीक है। बंदा बहादुर फिर मर गए थे 1716 के आसपास। फिर इन्होंने अपने आप को सॉवरेन सिद्ध किया 1765 में, और अपने खुद के कॉइन फिर से बनाना शुरू करा। और देखो तुक्की की बात है, सिग्निफिकेंटली आपको नोटिस करना पड़ेगा, जो कॉइन अब हुए थे, जो कॉइन अब आए थे, वो भी सेम इंस्क्रिप्शन के साथ। इंस्क्रिप्शन मतलब जो लिखा हुआ जाता है, सेम लिखावट थी उसके ऊपर भी, जैसे खालसा ने बंदा बहादुर के टाइम पे अपने कॉइन दिए थे। इसका मतलब क्या है कि उनके जो विश्वास है, उनके जो बिलीव्स हैं, वो पुराने टाइम से लेके अब तक क्या थे, कुछ सेम ही थे, और उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे, तो अपने रूट से वो जुड़े हुए थे। ठीक है। टेरिटरीज 18th सेंचुरी के लास्ट में आते आते हैं, यानी कि 1750 के बाद से क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को और एक्सटेंड कर लिया, इंडस तक ले गए, और फिर इंडस से लेके जमुना तक ले गए। यानी कि ये समझ लो कि दिल्ली वाला इलाका से लेके इंडस, कहाँ पे आपका पूरा ये पाकिस्तान वाला इलाका, थोड़ा अफगानिस्तान को भी हल्का सा इंडस अगर टच कर दे, जम्मू कश्मीर वाला पूरा इलाका, मतलब पूरा नहीं, इन द सेंस कि जहाँ पे इंडस नदी बहती है। ठीक है। इन सब तक उन्होंने अपने आप को फैला लिया था, बट दे वर डिवाइडेड। अब लेकिन वो अलग अलग रूलर्स के ऊपर डिवाइडेड थे, मतलब उनके अंडर डिवाइडेड थे। लेकिन उनमें से एक राजा थे महाराजा रंजीत सिंह, जिन्होंने फिर से इन सबको इकट्ठा करा और अपनी राजधानी लाहौर में बसा ली 1799 में। ठीक है। पहले क्या मतलब क्या हुआ, इंडस से लेके ऊपर, इंडस नदी से लेके जमुना तक का सारा इलाका इनका हो तो गया, पर अलग अलग राजाओं के अंडर थे ये। फिर क्या हुआ, राजा रंजीत सिंह आए और उन्होंने सबको अपने अंडर लेके लाहौर में उसकी एक राजधानी इस्टेब्लिश कर ली, और लाहौर आज के पाकिस्तान में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये के बारे में। ठीक है। जो शिवाजी थे, शिवाजी के बारे में थोड़ा सा बता रखा है। ठीक है। इसको अभी हम मराठा जब ये पढ़ेंगे पूरा टॉपिक तब भी देखेंगे। अभी अगर हम देखें तो देखो क्या था कि 17th सेंचुरी के लास्ट में आते आते जो स्टेट थे वो स्टार्ट होने लगे थे दक्कन के चारों तरफ। ठीक है। लीडरशिप के शिवाजी की लीडरशिप में बहुत ज़्यादा मतलब वो पावरफुल होने लगे थे, और इसकी वजह से शिवाजी की लीडरशिप में इन्होंने मराठा स्टेट का एक तरह से क्या करा, एक लीड रखी और वो उसको इस्टेब्लिश कर पाए। ठीक है। जब उन्होंने दक्कन पे अपना राज करना शुरू कर दिया। अगर हम इसके बाद देखें क्या हुआ, तो शिवाजी बॉर्न हुए थे शाहजी और जीजाबाई के यहाँ पे शिवनेरी में, शिवनेरी इनकी जगह का नाम है। ठीक है। 1630 में, और उनकी मदर की गाइडेंस में और उनके मतलब गार्जियंस की गाइडेंस में क्या हुआ, इन्होंने करियर ऑप्शन ऐसे चूज़ किया कि वो एक यंग एज में ही बहुत अच्छे योद्धा बन गए थे। ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, वो एक अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, मतलब कोई बहस नहीं थी उनके नाम पे, सब लोग उनको मानते थे। और उन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया, मावला के हाईलैंड्स में चीज़ें इस्टेब्लिश करी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड किया। उन्होंने जितने भी के अगेंस्ट थे, ठीक है, मुगलों को उन्होंने हराया। ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे मतलब कई बार इनका जो तरीका था वो लड़ने का क्या था, गुरिल्ला वारफेयर करते थे। गुरिल्ला वारफेयर क्या होता है कि घात लगाओ, हमला करो और भाग जाओ। ठीक है। आपने कान्हा जी देखी होगी शायद, अगर मैं मूवी का नाम ठीक ले रही हूँ तो, आई एम नॉट श्योर। ठीक है। तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा गुरिल्ला वारफेयर क्या टेक्निक्स थी उनकी। तो इसकी वजह से एक इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव भी उन्होंने लाया। ठीक है। मिलिट्री भी अच्छी थी, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन भी था। जैसे अगर हम रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें, जो भी तुम पढ़ोगी भी, चौथ और सरदेशमुख, ये दो तरह के रेवेन्यू सिस्टम थे जो उन्होंने लगाए, जिसकी वजह से मराठा स्टेट का फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। मतलब मिलिट्री भी थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी था, सब मानते भी थे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग उनका राजशाही थी। अब मराठा है, मतलब थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं मराठास का क्या सीन है। तो मराठा एक पावरफुल रीजन था जो कि शिवाजी के अंडर और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। ठीक है। पावरफुल वॉरियर फैमिलीज़ का एक ग्रुप था। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पीजेंट थे या पेस्टुलेट्स थे, जो कुनबीज थे, यानी कि जो कैटल फार्मर्स थे, उनको ये लोग उससे उन्हें बैकबोन प्रोवाइड करते थे। मतलब एक तरह से मतलब मराठा आर्मी की ताकत कौन थे, किसान थे, और जो ये पशुपालक होते हैं, मतलब अपने पशुओं को चराते हैं, वो लोग इनका बैकबोन थे। इन्होंने मुगल को पेनिनसुला में क्या किया, चैलेंज किया। पेनिनसुला क्या होता है, जो हम इंडिया का ये नीचे वाला पार्ट देखते हैं ना, ठीक है, ये इसको पेनिनसुला कहते हैं हम। ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे मुगलों को चैलेंज किया। साथ में क्या हुआ कि इन्होंने मराठा स्टेट वॉज विल्डेड बाय अ फैमिली ऑफ चित्पवन ब्राह्मण्स। ठीक है। चित्पवन ब्राह्मण्स की फैमिली के द्वारा लीड किया जाता था, जहाँ के शिवाजी के जो सक्सेसर थे, यानी कि जो इनके उत्तराधिकारी थे, वो पेशवा रहे। ठीक है। आप वो क्या है, बाजीराव, तो हर कोई अब जानता है मूवीज़ वगैरह की वजह से, तो वो पेशवा जो आप सुनते हैं वो वहीं से आया था, प्रिंसिपल मिनिस्टर। ठीक है। और फिर इन लोगों ने पूना में अपनी कैपिटल बना ली, मराठा किंगडम की कैपिटल कहाँ बना ली इन्होंने, अपनी पूना में बना ली। ठीक है। अब क्या हुआ, पेशवास के अंडर क्या हुआ, मराठा जो थे वो डेवलप होने लगे, उन्होंने अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा डेवलप कर ली। ठीक है। अब धीरे धीरे वो मुगल के जो फोर्टिफाइड एरियाज थे उनको बाईपास करने लगे थे, मतलब मुगल को तो इग्नोर ही करने लगे थे, वैसे भी हराना ही था उन्हें, तो जीतना ही था वहाँ से। ठीक है। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उनकी सिटीज़ को रेड करना शुरू करा और मुगल आर्मीज़ को एंगेज करना शुरू करा अपनी अपनी चीज़ों में, जिसकी वजह से क्या हुआ, ईजिली डिस्टर्ब हो जाते थे मुगल। तो हमने पता है मुगल का कोई इतना ताकत वाकत बचा नहीं था, तो मुगल ईजिली उस चीज़ से डिस्टर्ब वगैरह फील करने लगते थे खुद को। ठीक है। अब देखो बाजीराव, हाँ बाजीराव आपने मूवी में भी देखो और यहाँ पे भी आ गया। देखो बाजीराव कौन थे, बाजीराव बल्लाल के नाम से जाने जाते थे और पेशवा बाजीराव विश्वनाथ के बेटे थे। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्हें क्रेडिट किया जाता है कि इन्होंने मराठा किंगडम को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, विंध्याचल की पहाड़ियों तक इन्होंने इसे बढ़ा दिया था। ठीक है।
फिर क्या है, इन्होंने जो मिलिट्री कैंपेन्स करे मालवा के अगेंस्ट, बुंदेलखंड के अगेंस्ट, गुजरात और पुर्तगीज़ के अगेंस्ट, ठीक है, इन सब के चलते इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब युद्ध वुद्ध भी लड़े थे। और बिटवीन 1720 से 1761 के बीच में क्या हुआ, जो मराठा एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। वो मालवा और गुजरात तक के इलाकों को उन्होंने सीज़ कर लिया था, मुगलों से ले लिया था। बाय द 1730 अब क्या हुआ, मराठा किंग रिकग्नाइज होने लगे थे विद, मतलब एक तरह से पूरे पेनिनसुला में, पूरे दक्कन के पठार में वही थे और कोई था ही नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो तरह के टैक्स लगाए जो अभी हमने नाम में पढ़े थे, चौथ और सरदेशमुख। अब ये होता क्या है, चौथ क्या होता है, चौथ ज़मींदार 25% लैंड रेवेन्यू को क्लेम करता है, ठीक है, और दक्कन की उसमें मराठास को टैक्स देने का यही तरीका था कि मतलब जो भी आप जितना भी उगा रहे हो उसका 25% आपको देना होता था। और कुछ जगह उन्होंने सरदेशमुख लगाए। सरदेशमुख क्या था, ये 9 से 10% लैंड रेवेन्यू का होता था, ठीक है। क्या अब हम आगे देखो ये रहा, यहाँ पे पूरा डेफिनेशन दे रखा है। अब दिल्ली में जब इन्होंने रेड किया 1737 में, उसके बाद उन्होंने बहुत जगह मतलब एक रैपिडली अपने आप को एक्सपेंड किया, वो चाहे राजस्थान हो, फिर चाहे पंजाब हो, ऊपर आपका बंगाल हो, नीचे उड़ीसा हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, तेलुगु, हर जगह उन्होंने अपने आप को रूल करा। आप एक बार मैप में भी देख सकते हो, मैप 1 में, कि आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। अब क्या हुआ, दीज वर नॉट फॉर्मली इंक्लूडेड इन द मराठा एम्पायर, फॉर्मली मराठा के अंडर नहीं थे, लेकिन वो कुछ ट्रिब्यूट देते थे, कुछ गिफ्ट, कुछ टैक्स का शेयर देते थे। इससे एक तरह से ये होता था कि हाँ, इन्होंने मराठा का जो राज है वो एक्सेप्ट कर लिया है। फिर क्या हुआ, उनके पास इनॉर्मस रिसोर्सेज तो आ ही गए थे, मिलिट्री कैंपेन थे, और जो मराठा में इतनी ज़्यादा चीज़ें लड़के जीतोगे तो तुम्हारे दुश्मन भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो मराठा के दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। इसी दुश्मनी के चलते जो तीसरी बैटल ऑफ पानीपत ये हारे थे, वो इसलिए हारे थे क्योंकि किसी ने इनका सपोर्ट नहीं करा था, क्योंकि ये पहले हर किसी को हरा चुके थे, तो वही खुंदक निकाल दी लोगों ने अपनी, तो वही चीज़ें हुई। लेकिन अगर आप देखोगे मिलिट्री कैंपेन्स के बाद मराठास ने क्या क्या किया, अपना इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया, जो मुगल में कमी आती जा रही थी, ठीक है। मराठा रूल ने अपना सिक्योर क्या क्या किया, रेवेन्यू डिमांड, लोकल कंडीशंस को अकाउंट में लेते हुए अपनी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा कि हमें क्या लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए। इन्होंने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा एनकरेज किया, ठीक है। उन्होंने ट्रेड को फिर से शुरू करा, फिर से बढ़ाया, ठीक है। और कुछ ऐसे दिस अलाउड मराठा चीफ्स लाइक सिंधिया और ग्वालियर, कैसे मतलब मराठा के चीफ कौन कौन थे, जैसे ग्वालियर में आपको पता है सिंधिया बहुत ज़्यादा फेमस है, बड़ौदा में गायकवाड़, ठीक है, नागपुर के भोंसले, इन सब के पास रिसोर्सेज और पावरफुल आर्मीज बहुत ज़्यादा हो गई थी। मराठा जहाँ पे भी जाते थे ऐसा नहीं था कि वो उनकी कुछ मतलब लूट वूटने जाते हैं, आराम से राजवाज करने जाते थे। तो 1720s में जब उन्होंने मालवा को हेड कर लिया, मालवा को रूल किया, तो उन्होंने कोई उसकी ग्रोथ पे कमी नहीं लाई, कोई उसे वो नहीं किया कि हाँ मेरी सोर्सेज लेके भाग जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, उज्जैन भी एक्सपेंड हुआ। उज्जैन का इलाका बड़ा सिंधिया के अंडर में रहते हुए, और इंदौर बड़ा होलकर के अंडर में रहते हुए। आपको ये सारे नाम मतलब आपने देखे होंगे, महाराष्ट्र साइड में बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे ये सरनेम्स, ठीक है। तो उन्हीं लोगों ने फंक्शन किया था आगे। अगर हम इसके साथ बात करें, जैसे कमर्शियल और कल्चरल सेंटर्स ये बन चुके थे। फिर अगर हम न्यू ट्रेड रूट्स की बात करें, तो न्यू ट्रेड रूट इमर्ज होने लगे थे, जैसे चंदेरी रीजन था, वो नया बना पुणे के आसपास, ठीक है। उसके बाद जो बुरहानपुर क्या था, ये आपको एमपी में मिलेगा। बुरहानपुर क्या था, ये पहले क्या करता था, ट्रेड करता था, मतलब आगरा और सूरत के बीच में ट्रेड के बीच का काम आता था। लेकिन अब बहुत सारी जगह और भी इंक्लूड हो गई थी, जैसे पूना और नागपुर तक व्यापार होता था, लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक व्यापार होता था। तो ये सारी चीज़ों में सब ने फंक्शन किया एक तरह से। अगर हम द जाट्स की बात करें, ये जाट क्या था, अदर स्टेट्स की जगह जो जाट थे उन्होंने भी पावर कंसोलिडेट करना शुरू करा 17th और 18th में, अंडर देयर लीडर चुरामन की लीडरशिप में। क्या हुआ यहाँ पे, चुरामन की लीडरशिप में जो वेस्ट ऑफ द सिटी है, दिल्ली का जो वेस्ट ऑफ द सिटी है, वो एक तरह से वो लोग डोमिनेट करने लगे थे। अब क्या हुआ, रीजन बिटवीन टू इम्पीरियल सिटीज़ दिल्ली एंड आगरा के बीच का जो इलाका था, इन्होंने वो डोमिनेट किया, ठीक है। जैसे यहाँ दिल्ली आ गए, यहाँ आगरा आ गए, तो उसके बीच वाला इलाका, ठीक है, उन्होंने वो डोमिनेट किया। और धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने देखभाल करके क्या किया, फॉर द वाइल दे बिकम द वर्चुअल कस्टोडियन ऑफ द सिटी ऑफ द आगरा। कुछ ऐसा हो गया कि एक ऐसे संरक्षक बन गए आगरा के महल के या फिर आगरा के इलाके के, जो कि दिखाई नहीं देते थे पर रूल ये लोग करते थे, द जाट्स करते थे। जाट जो थे बहुत ही प्रॉस्पर क्या थे, जाट या जाट कह लो थोड़ा, ठीक है, वो प्रॉस्पर एग्रीकल्चरिस्ट थे, बहुत अमीर एग्रीकल्चरिस्ट थे। उनके पास टाउन थे, जैसे पानीपत का कह लो, ठीक है, बल्लाभगढ़ का कह लो, ठीक है। ये चीज़ें, ये जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी व्यापार के नज़रिए से भी। और जो सूरजमल राजा थे इनके, सूरजमल किंगडम ऑफ भरतपुर के, मतलब उन्होंने किंगडम ऑफ भरतपुर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेट की तरह इमर्ज किया। और उन्होंने क्या किया, नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली को लूटा, तो बहुत सारी सिटीज़ ने क्या किया, यहाँ पे अपना वो मांगा कि यार हमें हेल्प कर दो, हमें यहाँ रहने दो। तो उन्होंने उनकी हेल्प भी करी। उनके जो सन थे जवाहिर शाह, ठीक है, उन्होंने 30,000 ट्रुप उनके खुद के थे, 30,000 ट्रुप्स थे उनके खुद के, ठीक है। और मतलब उन्होंने फिर हायर भी कर रखे थे बहुत सारे लोगों को, मतलब इतने ज़्यादा अमीर थे।
हायर अनदर 20,000 मराठास उनकी सेना में थे, 15,000 सिख उनकी सेना में थे, मुग़ल के साथ उन्होंने फाइट वाइट भी करी थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे रिच थे। अगर हम भरतपुर का तो किला जो था वो बिल्कुल ट्रेडिशनल साइड में बना हुआ था, लेकिन दिग में जाट ने जो अपना पूरा गार्डन के साथ महल बनाया, गार्डन महल बनाया, उन्होंने अम्बेर और आगरा दोनों के कल्चर को मिक्स करके बनाया। ऑब्वियसली यार तुम कहीं भी जाते हो तो वहाँ से कुछ सीखते हो, वहाँ से कुछ सीखते हो और फिर जोड़ के अपना कुछ बनाते हो। तो उन्होंने भी ये किया, उधर से सीखा उधर से सीखा, जोड़ के अपना खुद का कुछ बनाया। तो उन्होंने ऐसे किया। उसके बाद क्या इम्प्रूव किया, उन्होंने शाहजहाँ की रॉयल्टी से इंस्पायर होकर थोड़ा बहुत उस तरीके से अपना आर्किटेक्चर बनाया, जो आप चैप्टर 5 और चैप्टर 9 में भी देख सकते हो। ठीक है, अगर हम इसके साथ बात करें आगे एल्सवेयर क्या चल रहा था, एल्सवेयर की अगर हम बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की यहाँ बात करी जा रही है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था। पीपल को राइट टू पार्टिसिपेट नहीं था, मतलब हर कोई हर अफेयर में पार्टिसिपेट नहीं करता था। लेकिन वहीं अगर हम अमेरिकन की बात करें या फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें, इन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया कि भाई हम जो सोशल और पॉलिटिकली प्रिविलेज नहीं है, हम भी तो ये कर सकते हैं ना, कि हम भी तो रूल कर सकते हैं, हम भी तो विचार कर सकते हैं कि हम कैसे रूल करें। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो मिडिल क्लास थे या जो किसान वर्ग था, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, ठीक है, स्पेशल राइट्स के लिए। कैसी स्पेशल राइट्स के लिए, कि किसी भी ग्रुप को बर्थ के आधार पर, सिर्फ जन्म के आधार पर कोई फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, कोई सोशल पोजीशन में मेरिट नहीं मिलना चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल फ़ायदा मेरिट वगैरह का नहीं मिलना चाहिए। सबको इक्वल लॉज होने चाहिए, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट लोगों को पार्टिसिपेशन का राइट देना चाहिए। और एक मेन चीज़ वहाँ से निकल के आती है, इन युद्ध से निकल के आती है, कि सिटीजनशिप का कंसेप्ट, नेशन स्टेट का, डेमोक्रेटिक राइट्स का, कि आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, या फिर कैसे लोग ही राज्य को बनाते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल गई, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही निकल के आई थी। उससे पहले ये चीज़ें नहीं थी और दुनिया भर में ये सब चल रहा था, और हम राजा रजवाड़ों की एक भीड़ में उस समय अटक रहे थे। जो हम कहते हैं ना, हम अपने आप को हम 200 साल पीछे रह गए दुनिया से, ये सारी चीज़ें, तो शायद यही फ़र्क था उस टाइम। अब हम थोड़ा एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या क्या होता है। सूबेदार का क्या मतलब है, सूबेदार प्रोविंस के गवर्नर थे। फौजदार कौन थे, फौजदार भाई एक मुगल मिलिट्री के कमांडर को फौजदार कहा जाता था। इजारदार कौन थे, इजारदार हमको पता है एक रेवेन्यू फार्मर थे। मिसल कौन थे, मिसल हमको पता है बैंड ऑफ 6 वॉरियर, 6 वॉरियर का जो बैंड था उसे मिसल कहा जाता था। चौथ क्या है, चौथ हमको पता है कि जो आपका टैक्स था, जो मराठा ने टैक्स लगाया था वो था। और कुनबीज क्या है, कुनबीज वी ऑल नो कि मराठा के जो पीजेंट वॉरियर थे उनको कुनबीज कहा जाता था। और उमारा कौन है, उमारा एक हाई लेवल का नोबल होता था, ठीक है, यानी कि एक अधिकारी होता था। अगर हम इसके अलावा बात करें क्या क्या है यहाँ पे, तो एक्सरसाइज देख सकते हैं। औरंगजेब ने ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ी थी जो मतलब अनएक्सपेक्टेडली बहुत बड़ी हो गई थी, वो आपकी दक्कन की लड़ाई थी, दक्कन का पठार वाली जो लड़ाई है, ठीक है। उसके बाद उमार और जागीरदार कौन थे, ठीक है, मुगल के नोबिलिटी थे या कह दो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं, नोबिलिटी ही कर लेना, ठीक है। असफ जहाँ कौन थे, असफ जहाँ फाउंडेड द हैदराबाद, कब उन्होंने फाउंड किया, जब हम दोबारा टेक्स्ट में देख सकते हो आप 1724 में इन्होंने फाउंड किया। इसके अलावा अवध के फाउंडर कौन थे, सादत खान थे, वी ऑल नो कि सादत खान थे, ठीक है। अब सूबेदारी कौन, सूबेदारी को डिफाइन कर दो, हम यहीं से कर देंगे, यहीं से डिफाइन हो जाएगा सूबेदारी जो हमने कीवर्ड्स में किया। दल खालसा आपको पता है जो आर्मी थी उसका नाम उन्होंने रखा गया दल खालसा। मिसल कौन थे, आपको पता है मिसल कौन थे, हमारे जो सिख वॉरियर थे, सिख वॉरियर की जो बैंड बन गए, बैंड मतलब उनके हिस्से बन गए थे अलग अलग, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को मिसल्स कहना शुरू कर दिया था। फौजदारी आपको पता ही है जो मिलिट्री का वही है, इन्होंने थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग से आप थोड़ा सा ले सकते हो कि किस तरह से मुगल मिलिट्री के कमांडर थे। इजारदार जो आपके रेवेन्यू फार्मर बन गए थे कि भाई आप बिडिंग करो, यानी कि आप बोलियाँ लगाओ, फिर आपको अधिकार मिल जाएगा कि जाओ टैक्स ले लो। चौथ क्या था, आपको पता है चौथ 25% वाला जो टैक्स था, और सरदेशमुख जो आपका 9 से 10% वाला टैक्स था वो। तो आपके कीवर्ड्स यहाँ पे हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन, शाह ने क्या बंगाल को लूटा था, नहीं, दिल्ली को लूटा था। सवाई राजा जयसिंह इंदौर के रूलर थे, नहीं, कहाँ के रूलर थे आप बताओ खुद कमेंट बॉक्स में। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें गुरु थे, हाँ थे। पूना किसकी राजधानी बनी, मराठास की 18th सेंचुरी में, जी हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वर द ऑफिसेज हेल्ड बाय द सादत खान, सादत खान के पास कौन कौन से ऑफिसेज थे। तो अगर हम सादत खान को देखेंगे तो उसने सूबेदारी, फौजदारी और क्या नहीं होता है वो सारे पावर उसने अपने पास इकट्ठे कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो नवाब थे अवध के और बंगाल के, उन्होंने क्यों ट्राई किया कि हम जागीरदारी सिस्टम को हटा सके। देखो सिंपल सी बात है, क्यों ट्राई किया उन्होंने, जिससे वो पावर अपने पास इकट्ठा कर सके, वो खुद को रूल करवाना चाहते थे, ठीक है। हाउ वर द सिख ऑर्गेनाइज इन 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में किसने कैसे वो ऑर्गेनाइज हुए, तो उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बैंड्स में ऑर्गेनाइज कर रखा था, जिसे वो जाठास कहते थे। और जाठास बाद में क्या हो गए थे, मिसल्स हो गए थे। यही आपके मिसल्स की डेफिनेशन भी है, ठीक है, जो कंबाइन होकर ग्रैंड आर्मी यानी कि दल खालसा बनाती थी, और वो मतलब अमृतसर वगैरह में मीटिंग वगैरह करते थे, सब कुछ ऑर्गेनाइज था। वाई डिड मराठा वॉन्ट टू एक्सपेंड बियॉन्ड द दक्कन, दक्कन के बाहर भी वो क्यों जाना चाहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली मराठा एक तो मुगल के अगेंस्ट थे,
ठीक है, वो अपनी ऑटोनॉमी समझते थे हर चीज़ में कि मुग़लों को बाहर निकालना, ये सब मुग़ल हमारे दुश्मन है, तो इसलिए वो दक्कन के बियॉन्ड भी अपना क्या चाहते थे, दबदबा चाहते थे। फिर क्या है, व्हाट वर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द असफ जहाँ टू स्ट्रेंथन द पोजीशन। असफ जहाँ ने क्या क्या अपनाया पोजीशन को स्ट्रेंथन करने में। असफ जहाँ को हैदराबाद में मिलेंगे, तो उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज़ अपनाई। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो नॉर्थ से लोग आए थे, नॉर्थ से लोगों को बुलाते थे और साउथ में उनको इस्टेब्लिश कर देते थे। साथ में उन्होंने मनसबदार को अपॉइंट किया, उन्हें कुछ जागीर दी, ठीक है। अब एक तरह से उनमें कोई दिल्ली का इंटरफेरेंस होता नहीं था, तो उनकी पावर पूरी बढ़ने लगी। अब आपको लगता है, अब हम देख लेते हैं कि यूपीएससी में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। तो आपने पढ़ा भी, सिख हमने पढ़ा था, तो आपको ये कंसिडर करना है, कंसिडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स। इन सेंट्स को कंसिडर करते हुए आपको बताना है कि जब लोधी डायनेस्टी हारी थी, ठीक है, और बाबर ने जीत लिया था, बाबर जीत गया था, तब कौन था जो कि मतलब रूल कर रहा था, या फिर किसकी प्रीचिंग्स या फिर किसकी कहानियाँ या मतलब किसकी स्टोरीज ऐसे पॉपुलर थी। तो कौन, आपका बी यानी कि 2 ओनली, सिर्फ सेकंड गुरु की चलती थी, गुरु नानक की। इसका रीजनिंग क्या है पीछे का, अगर हम देखें थोड़ा सा। गुरु नानक थे, उनकी प्रीचिंग चलती थी 1469 से 1539। दादू दयाल की कब से चलती थी, 1544 से 1603। और ककराल तयाग भरमन, ये कब थे, 1767 से 1847 तक थे। और लोधी डायनेस्टी कब गिरती है और बाबर कब आते हैं, 1526 में। और 1526 सन कहाँ है, इनके बीच में। तो गुरु नानक इज द आंसर, कि इनके टाइम पे जब लोधी डायनेस्टी गिरती है और बाबर ले लेते हैं उस चीज़ को, तब किसकी प्रीचिंग्स थी, गुरु नानक देव की प्रीचिंग्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। आगे बढ़ते हैं। 19 में ही एक पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहले क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया के रेफरेंस में बताओ कि भाई जागीरदार और ज़मींदार में क्या डिफरेंस है। अब जागीरदार और ज़मींदार में डिफरेंस है क्या, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, अब देखो, पहले वो कह रहा है कि जागीरदार क्या कर रहे हैं, वो होल्ड करते हैं जुडिशियल पावर और पुलिस ड्यूटीज़, ठीक है। जबकि देखो, और फिर उन्होंने बोला है कि जो ज़मींदार हैं वो केवल रेवेन्यू राइट्स होते थे उनके पास। लेकिन देखो, जो यहाँ पे पूरे पावर होती थी ना, वो तो मुगल के अंडर होती थी, और मुगल के अंडर भी जो जुडिशियल पावर थी वो काजी के पास थी। जो काजी लोग थे वो जुडिशियल जजमेंट ज़्यादातर करते थे। और उसके बाद भी अगर देखो तो ज़मींदार थे, जिनके पास, ज़मींदार के पास थोड़ा लोकल में थोड़े पावर होती थी कि वो पुलिस और जुडिशियल एरियाज़ को देखे। पर यहाँ पे कहा गया कि जागीरदार के पास जुडिशियल और पुलिस ड्यूटीज़ थी, ऐसा नहीं था। और काजी वॉज द मेन, जो कि उसको देखते थे, पूरी मतलब जुडिशियल सिस्टम को देखते थे। फिर वो कह रहे हैं कि जो जागीरदार थे वो हेरिडेटरी थी और ज़मींदारी हेरिडेटरी नहीं थी। बल्कि नहीं, ऐसा नहीं था। जो जागीर थे ना, वो मतलब एक तरह से तोहफे में या फिर एक तरह से सैलरी के रूप में उन्हें मिलते थे लोगों को, कि ठीक है आपको जागीर दे दी जा रही है क्योंकि आपने इतना काम किया है, तो आपको इतनी जागीर दे दी गई, ठीक है। और ये जागीर छीन भी ली जाती थी अगर वो काम नहीं करते थे, ट्रांसफ़र भी हो जाती थी। ज़मींदारी ऐसी थी जो हेरिडेटरी थी। तो इन्होंने दोनों ही पॉइंट्स उल्टे बोले हैं, तो नाइदर 1 नाइदर 2, इनकी हमारा आंसर डी है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, जो 2019 में आया कि हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम द इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। और ये शायद मैंने किसी पहले वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है, जो कि शायद आपका दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर वाले चैप्टर में भी होगा, कि किसने क्या किया कि इलस्ट्रेट किया मैन्युस्क्रिप्ट को, एक तरह से उसमें एल्बम भी डाली, टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट की, इंडिविजुअल की फ़ोटोज़ भी। तो ये किसने किया था मेंशन, ये किया था आपका सी जहांगीर ने। जहांगीर को एक कल्चर वाले ट्रेडिशन से प्यार था। मतलब क्वेश्चन देख लेते हैं। 2015 में पूछा गया, ये 41st क्वेश्चन है कि बाबर के अराइवल के बाद क्या चीज़ें चेंज हुई, ठीक है। क्या ये चेंज हुआ कि यहाँ पे गन पाउडर आया। दूसरा, क्या ये चेंज हुआ कि इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्क एंड डोम इन द रीजन आर्किटेक्चर, हमारे इलाके के आर्किटेक्चर में आर्क और डोम वगैरह आ गए कल्चर में। और तीसरा, क्या यहाँ पे तिमुरिड जो डायनेस्टी थी उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर है 41st का आंसर है आपका बी यानी कि 3 ओनली। तीसरा ही हुआ था, क्यों, क्योंकि गन पाउडर पहले से था यहाँ, ठीक है। इसके अलावा ये देखोगे तो जब आपने मुगल एम्पायर वाला चैप्टर भी देखा होगा, तब मैंने आपको पूरी साइकिल बताई थी, जैसे तिमुर से भी निकल के ये लोग आए हैं, ठीक है। तो तिमुर डायनेस्टी जो थी वो बाबर के मतलब बाबर उनके वंशज थे, तिमुर के था। वो इंडिया में पहले था, बाबर से भी पहले था। बाबर जो थे वो तिमुरी डायनेस्टी के एक तरह से कौन थे, वंशज थे, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था जैसे एक तरह से तिमुर, एक तरफ से मंगोल, और दोनों से मिलके वो फिर मुगल बने थे, ठीक है। तो ये जो डायनेस्टी थी भारत में अगर हम देखेंगे तो बाबर के आने से जो चेंजेस आया वो तिमुरी डायनेस्टी का एक तरह से जो बढ़ावा था या बढ़ावा मिला वो चीज़ आया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।